और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं ESIC ने जो है फार्मासिस्ट या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दी है। फार्मासिस्ट के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मेन हमारा मोटिव रहता है फार्मासिस्ट के लिए, और वो भी फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए। वैसे फार्मासिस्ट के लिए एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी सब के लिए वैकेंसी निकली है। ये मैं जो है दिल्ली NCR के लिए डाल रहा हूँ। वैसे ऑल ओवर इंडिया के लिए इन्होंने अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोस्टें निकाली हैं, तो वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो है देख लेते हैं वैकेंसी फार्मासिस्ट एलोपैथी की, जिसमें हमारे पास आ जाएगी 30 पोस्टें अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए हैं, 17 पोस्टें SC के लिए, 10 पोस्ट ST के लिए, 27 OBC EWS के लिए 7, टोटल 91 पोस्टें हैं दिल्ली NCR के लिए। ठीक है, वैसे अलग अलग स्टेट में टोटल देख सकते हैं। तो इसमें ये जो है नोटिफिकेशन है, और इसके अलावा सारी हैं ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए। और इसके अंदर हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग एंड एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। इसमें हमारे पास फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए लेवल 5 जो है बेसिक जो होती है 29,200 से स्टार्ट होती है, 2800 ग्रेड पे होता है। फिर 4200 2 ईयर के बाद प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद 4200 ग्रेड पे शुरू हो जाता है। और इसमें नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स एज जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेबल हो गई 37 ईयर, मींस 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है किसको, जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी या एम्प्लॉय हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं। बट उनकी एक भी कंडीशन होती है कि मिनिमम उनको 3 ईयर का वहाँ पे जॉब कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए, फिर ही वो 5 ईयर के रिलैक्सेबल ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग डेट, इसकी है 30/10/2023। ये मेन हमने याद रखना है कि 30 अक्टूबर, तो जितना जल्दी उसके जो एप्लीकेबल है वो जो कैंडिडेट वो ज़रूर इसको इमीडिएट ही फिलअप करना शुरू कर दें। Candidates who have not acquired will not acquire the education qualification as on the closing date of receipt of application will not be eligible, not apply। ओके, नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन जो है किस किस को, SC ST के लिए 5 ईयर की है, OBC के लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन है, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए उसमें भी 3 कैटेगरी हैं। अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स, OBC के लिए 13 ईयर्स, SC ST के लिए 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है एज रिलैक्सेशन। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या ESI में, तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि 3 ईयर की मिनिमम कंडीशंस होती है कि उनकी जॉब कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, फिर ही वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। उसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, 40 ईयर, 43 ईयर एंड 45 ईयर्स। कोई भी पेशेंट जो सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान को, तो कोई भी ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है दिल्ली वाला दिल्ली का ही अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया में दिल्ली वाला जो है केरल में, केरल वाला दिल्ली में, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर है लास्ट डेट वही 30/10 है, 30 अक्टूबर। और इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग, इसमें हमने क्या करना है, कैंडिडेट शूट स्कैन देयर फोटोग्राफ दिस 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की स्कैन होना चाहिए। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। ठीक है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन हमने लगाना है ब्लैक या ब्लू पेन इंक जो होती है उसके साथ लगाना है वाइट पेपर पे। ठीक है, ये हमने सारे अपलोड करने होंगे, स्कैन करने होंगे। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देनी होगी वाइट पेपर पे विद ब्लैक इंक के साथ। उसमें हमें लिखना होगा कि इंश्योर दैट ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट्स अदर टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन इन दिस एडवाइजमेंट, मीन्स अपना जो हमें देना पड़ेगा डिक्लेरेशन। सिग्नेचर जो होंगे वो कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होंगे। एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, नॉट समझड, मतलब मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा हुआ है वो सारा ये हमने उसमें लिखना है। द अबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज़ टू बी in the candidate handwriting
खुद के हैंड राइटिंग होनी चाहिए एंड इन इंग्लिश ओनली। इफ़ इट इज़ रिटन एंड अपलोडेड बाय एनी बॉडी एल्स और इन एनी अदर लैंग्वेज द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। तो कोई और दूसरा अगर लिखता है और कोई और भाषा में अगर वो लिखता है डेक्लेरेशन तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कीप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस एंड हैव ए पर्सनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। बिल्कुल ये पर्सनल ईमेल आईडी अपनी और मोबाइल नंबर जो कि हम उसको चेक कर सकें। विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि वो सारा जो कम्युनिकेशन आपका मेल या मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। सो वो एक्टिव होनी चाहिए। ESIC में सेंड इंटीमेशन टू डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन एटसेट्रा थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ही शुड क्रिएट हिज हर new email ID and mobile number before applying online and must maintain that email should count and mobile number. Next है guidelines procedure for application registration payment of fees document scan and uploading। तो ये esic.gov.in पे हमने अप्लाई करना है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, ठीक है, वो आप देख लेना अप्लाई कर साइट पे जाके। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई द डिटेल। ये हमने सारा उसमें 1 बाय 1 सारे स्टेप जो है चेक करने हैं, अपलोड करनी है फ़ोटोज़, सिग्नेचर्स, अपना जो भी एक एक डाटा होता है पर्सनल डाटा सारा। एंड फ़ीस के लिए देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए या सबसे पहले SC ST PWBD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 250 है। द फीस ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द पार्ट 1 रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर कैटेगरी ₹500 है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होनी चाहिए। The application form is integrated with the payment gateway and payment process can be completed by following instruction. Payment can be made by using debit card वगैरह, credit card, internet banking, किसी से भी कर सकते हैं। On successful completion e-receipt will be generated। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बाकी आप रीड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोडिंग हो जाएगा, कौन से साइज़ वगैरह में, पिक्सल में, ये आपने करने हैं, ठीक है। तो मेन हमें ये देखना है कि बस हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो आ गई है, उसके लिए हमें अब प्रिपरेशन रखनी है अपनी। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो वहाँ पे जो मांगा जाएगा उसमें उसके अकॉर्डिंग वो फिलअप करेंगे। नो TADA विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग SC ST कैंडिडेट, किसी को लिए भी वो नहीं होगा। इसमें जो मार्क्स होंगे वो देख लेते हैं। टेक्निकली जो प्रोफेशनल कोर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसके 100। देन जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके 10 नंबर होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन के 20 नंबर और अर्थमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन के 20 नंबर। टोटल 150 का नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें बायलैंग्वेज मीन्स हिंदी और इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा और ड्यूरेशन जो होगी वो 60 मिनट, 60 मिनट्स मीन्स टोटल 120 मिनट। 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट हिंदी या इंग्लिश में हमारा एग्ज़ाम होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें 0.25 मार्क्स की, टू बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे इन द रिटर्न विल बी 45% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मिनिमम इतने हमें लेके आने होंगे। 40% OBC के लिए एंड EWS के लिए 35%, फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। द कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम qualifying marks out of 100 that is in the test 1 that is professional knowledge and having 60 minutes duration जो होगी। and similarly the candidate have to obtain minimum qualifying marks out of total 50 marks जो होगा टेस्ट 2 होगा जनरल अवेयरनेस में और टेस्ट इंटेलिजेंस या अर्थमेटिक एलिजिबिलिटी में, ठीक है। उसके लिए 60 मिनट अलग होगा, मींस 2 में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में टेक्निकल, पार्ट 2 में जनरल क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट्स के दोनों एग्ज़ाम होंगे। तो मिनिमम जो हमें एग्ज़ाम में उनमें नंबर लेके आने होंगे। तो ठीक है, बाकी जो मैं आपको इसका जो है PDF जो अपने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।